ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो, अगर बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग शुरू हो चुकी है। ये दो देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद है, लेकिन इस विवाद के जंग में बदलने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जुलाई की सुबह शुरू हुई जंग में अब तक 14 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर MLRS हमले कर रहे हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी है। कंबोडिया के सैनिक बड़ी तादाद में सीमा पर जमा हुए हैं और हमले शुरू कर दिए हैं। कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड पर MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम से हमले शुरू कर दिए हैं। थाईलैंड के कई शहरों में तबाही का दौर शुरू हो गया है। थाईलैंड के 3 प्रांतों पर कंबोडिया का बारूद बरसने लगा है। सीमा के करीब स्कूलों में बच्चों को बंकरों में भेजा जाने लगा है। थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर बसे गाँव में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई है। तो वहीं थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। F-16 से फायर किया गया एक बम कंबोडिया के गैस स्टेशन पर गिरा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। इससे पहले मई के महीने में भी दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला इतना ज्यादा विध्वंसक नहीं हुआ था जितना अब हो चला है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जंग सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने गोलीबारी की है। 24 जुलाई से शुरू हुई जंग में 14 लोगों की अब तक मौत हो चली है। तो सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की एक दूसरे पर, और इसी के साथ 24 जुलाई से शुरू हुई जंग में 14 लोगों की अब तक मौत की खबर आ चुकी है। धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट अब खुल चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में पुराना सीमा विवाद अब चरम पर है, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तनाव जो है वो बेहद आसानी से थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें आप देखिए। दो देशों के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये जंग अब एक नया रूप ले रही है और जिस तरीके से पहले से ही चारों तरफ यहाँ पर वॉर देखा जा रहा है, उसी के बीच अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मंदिर की लड़ाई सबसे बड़े युद्ध में कैसे बदली है, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। कंबोडिया और थाईलैंड में जंग लगातार अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। धरती पर जंग का एक नया फ्रंट खुल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग 24 जुलाई की सुबह शुरू हुई। जंग में कई लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने गोलीबारी की है। कंबोडिया सेना ने थाईलैंड पर MLRS से हमले किए हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। थाईलैंड ने यहां पर छह F-16 विमान जंग में उतारे और थाईलैंड के कई शहरों में तबाही का दौर शुरू हुआ। थाईलैंड के 3 प्रांतों पर कंबोडिया का बारूद बरसने लगा। थाईलैंड का बम कंबोडिया के गैस स्टेशन पर जाकर गिरा है, जिससे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये पुराना सीमा विवाद अपने अलग चरम पर पहुंच चुका है और इसी के साथ लगातार ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। ये युद्ध जो है वो बेहद तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार यहाँ पर ये जो वॉर है ये बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ अभी तक अगर बात की जाए तो 14 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन ताबड़तोड़ जो हमले हैं ये बेहद कुछ बता रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार हमलों का सिलसिला तेज हुआ है, छुटपुट घटनाएं पहले जरूर देखी गई और लंबे समय से ये विवाद चल भी रहा है और देखा कि कैसे फ्रांस के जरिए इस सीमा विवाद को खत्म करने के प्रयास भी हुए, मगर मंदिर को लेकर शुरू हुई जंग जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब इसे कब तक खत्म किया जाएगा, कैसे काबू पाया जाएगा, ये कहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये विवाद जब शुरू हुआ उसमें सबसे पहले थाईलैंड ने ये आरोप लगाया कि कंबोडिया के जो सैनिक हैं वो उसके क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। जबकि कंबोडिया कहता है कि थाईलैंड की तरफ से जो है वहां यहाँ सैन्य कार्रवाई की गई, जिसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। मगर इसी कहा सुनी में ये कहा जा सकता है कि मामला इतना बढ़ गया कि अब एयर स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई हैं और थाईलैंड ने अपने F-16 के जरिए वहां पर कई ठिकानों को निशाना बनाया। कंबोडिया के गैस स्टेशन को निशाना बनाया। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है और इतना ही नहीं बल्कि कंबोडिया का वो सैन्य हेडक्वार्टर जो उस इलाके में सक्रिय था बॉर्डर के पास, उसे भी
नुकसान पहुंचाया गया है भीषण बमबारी F-16 से करके। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला काफी आगे बढ़ गया है और इससे ज्यादा चिंता अब ये है कि जब जो पड़ोसी मुल्क हैं या सहयोगी मुल्क हैं वो किस तरह से इन दोनों देशों को सहयोग देते हैं। अगर दोनों देशों को सैन्य मदद देने की बात की गई तो फिर ये जंग रुकेगी नहीं। या अगर ये होता है कि पड़ोसी मुल्क या जो सहयोगी मुल्क हैं वो इन देशों में सुलह कराने की बात करेंगे तो तभी कुछ मुमकिन हो पाएगा। मगर जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटों में चीजें बदली हैं, लगातार बमबारी जारी है, वो अपने आप में बताता है कि एक और क्षेत्र जो दुनिया का है वो इस वक्त जंग में उतर चुका है। और ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता लगातार जो देशों की शमूलियत अलग अलग इलाकों में हो रही है वो कहीं ना कहीं और भयानक रूप ले सकती है। हम्म, बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं। और इसी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमान का रुख करेंगे अधिक चर्चा के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। करीब एक दशक से चल रहा ये युद्ध अब भीषण युद्ध की तरफ बढ़ चला है। लगातार ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस तरीके से अचानक से ये युद्ध जो इस लेवल पर जा चुका है? इससे पहले हम तमाम युद्ध देख रहे हैं, पूरी दुनिया उन युद्ध का सामना कर रही है। अब यहाँ पर ये युद्ध भी अपने अगले कदम पर बढ़ता जा रहा है। पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल एंड जय हिंद। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंबोडिया और थाईलैंड में जो इस समय झड़प है या युद्ध है, ये कहीं ज्यादा है जितना दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण तो ये कि ये युद्ध है क्यों। जो मंदिर है वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में करीब 800 किलोमीटर का बॉर्डर है। उस पर एक मंदिर है, वो मंदिर शिव मंदिर है। उस मंदिर की मान्यता इतनी है कि वो केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि वो एजुकेशन का, कल्चर का, मेडिटेशन का, कम्युनिटी मीटिंग्स का, यानी कि और चूंकि दोनों देशों में बौद्ध धर्म है तो उन दोनों देशों की आस्था है और ये बॉर्डर पे है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर से टूरिस्ट बहुत आते हैं तो कंबोडिया को बड़ा पैसा मिलता है। 1954 में थाईलैंड ने इसे जीत लिया था, मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मंदिर को कंबोडिया की टेरिटरी में बताया। मंदिर तो ठीक है उनकी टेरिटरी में, मगर इस मंदिर के पास करीब 3 किलोमीटर दूर एक स्ट्रेटेजिक पास है। वो जो पास है, वो जो हाईवे है, वो कंबोडिया और थाईलैंड को जोड़ता है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लड़ाई का कारण तो ये है। पहले भी लड़ाई होती रही है, लेकिन वो 2-2 3-3 बार खत्म हो जाती थी। इस बार जब आप इसे गौर से देखते हैं तो ऐसा समझ में आ रहा है, हालांकि शुरुआत तो यहाँ से हुई कि कंबोडिया के एक सैनिक को मार दिया गया, फिर माइन ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो शुरुआत है वो कंबोडिया की तरफ से हुई, जो अनलाइकली है। क्योंकि कंबोडिया के जो सैनिक ताकत है वो थाईलैंड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक भी फाइटर जेट, कॉम्बैट फाइटर जेट कंबोडिया के पास नहीं है। थाईलैंड के पास 72 है। या उसके बावजूद कंबोडिया अगर ये कर रहा है, और जिसकी पूरी ताकत जो और भी चीजें हैं वो भी थाईलैंड के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ और है। और जो और है वो चाइना है। चाइना ने अभी हाल ही में, हालांकि चाइना के थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के साथ अच्छे संबंध है, मगर अभी हाल ही में उसने एक नेवल बेस बनाया है कंबोडिया में। और वो थाईलैंड के द गल्फ ऑफ थाईलैंड का इस्तेमाल करना चाहता है मलक्का स्टेट से एक अल्टरनेटिव रूट निकालने के लिए। क्योंकि मलक्का स्टेट उसकी गले की नस बन गई है, वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। वहां पे हिंदुस्तान उसके व्यापार को रोक सकता है, लेकिन थाईलैंड इसके लिए ओके नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना का ज्यादा झुकाव कंबोडिया की तरफ है। और हो सकता है कि ये जो 10वां फ्रंट खुला है, मैं इसे ग्लोबल स्केल के ऊपर 10वां वार फ्रंट कहूंगा, क्योंकि 9 वार फ्रंट ऑलरेडी इस समय करेंसी में है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन का देख ले, ताइवान चाइना का देख ले, और इसराइल के तो 6 वार फ्रंट है जो सब जगह चल रहे हैं, और अब ये 10वां वार फ्रंट खुला है। और इसमें चाइना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ दिखाई दे ही रहा है। यानी दुनिया इस समय एक तीसरे
विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है इस युद्ध के प्रारंभ होने में। ठीक अब है। इसको तुरंत कौन रुकवा सकता है? आपस में तो ये मिलेंगे नहीं, हम्म। क्योंकि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो एशियन है हम्म। उनमें दो धड़े हैं। एक धड़ा कहता है कि हम एक दूसरे में नॉन इंटरफियर पे यकीन करते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि हम दूसरे के साथ कॉपरेशन में यकीन करते हैं। मतलब वहां भी दो धड़े हैं, तो वो मिलेंगे नहीं। ठीक है। एनीवे, यस मैम। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। बहुत से सवाल इस युद्ध को लेकर अभी सामने है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं। अजय, अगर बात की जाए तो इस युद्ध का असर जो है दूसरे पड़ोसी देशों पर क्या देखा जाएगा? क्या असर जो है गहरा पड़ सकता है हर क्षेत्र की तरफ से अगर देखा जाए तो? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप देखें पिंकी, जो लगातार हालात बने हुए हैं, पड़ोसी मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसके पीछे की वजह यह है, जब किसी भी देश में जंग होती है आपस में, तो उसमें पड़ोसी मुल्कों पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर लोग प्रभावित होंगे तो लोग अपने देश को छोड़कर पड़ोसी मुल्क की सीमाओं को लांघने की कोशिश करेंगे। तब विवाद, सीमा विवाद वहां शुरू हो सकता है। जब एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जो अटैक्स हैं, अगर वो कहीं भी एक जगह से मिस होते हैं और दूसरे देश की टेरिटरी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो शमूलियत हो सकती है। और इसके साथ साथ अब एक अच्छा पड़ोसी या अच्छा सहयोगी अगर कोई होगा, अगर थाईलैंड का कोई सहयोगी होगा, तो वो कहीं ना कहीं मदद करेगा थाईलैंड को कंबोडिया के खिलाफ जो है वो जंग में। तो ऐसे में थाईलैंड के वो जो देश है वो भी कंबोडिया के निशाने पर हो सकता है, या फिर कंबोडिया का अगर सहयोगी होगा तो वो थाईलैंड के निशाने पर हो सकता है। तो यकीनन जब ये जंग रुकेगी नहीं तो इसका फैलना जो है वो तय है। हमने देखा जब रशिया यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी, तो आप सोचिए किस तरीके से ये जंग अभी तक सीमित थी। मगर उसके साथ साथ रशिया इस चीज को लेकर देख रहा है कि अगर कोई और देश उसके मदद में उतरता है, जैसे नाटो कंट्री जो है यूक्रेन को मदद दे रही हैं, तो इनडायरेक्टली पुतिन कई बार जो है ये धमकी दे चुके हैं कि जो भी देश इनके समर्थन में होगा वो उसके निशाने पर होगा। इजराइल हमास की जंग में देखिए तो वह खाली वहां तक नहीं रही, लेबनान में गई। इसके बाद आप देखें तो ईरान टारगेट हुआ, ईरान के बाद देखें तो अमेरिका उसमें एंटर हुआ। ये चीजें जो है इसी तरह से बदल जाती हैं, और कब ये ट्रिगर कर जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इस चीज की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि बाकी जो देश हैं, पड़ोसी देश, वो इसमें कहीं ना कहीं अगर शमूलियत उनकी होगी तो वो एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय आप। और लगातार यहाँ पर इस वक्त देखा ही जा रहा था मिडल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बना हुआ था, उसका खामियाजा तो सब भुगत ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। त्यागी सर, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे एशियन जैसे क्षेत्रीय संगठनों की, इस तनाव के बीच में इनकी भूमिका कब तक देखी जा सकती है? क्या कोई स्थायी समाधान फिलहाल के लिए संभव है क्या इसमें? मुझे नहीं लगता मैम, क्योंकि एशियन कंट्रीज में 10 कंट्रीज है। तो उन्होंने ये मलेशिया है, कैम्बोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है। अब वो जो कंट्रीज हैं वो दरअसल में